राव राम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढानी खेमूवाली घोड़ा कला और राव राम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रुप के 12th स्टैंडर्ड के और 11th स्टैंडर्ड के वो तमाम बच्चे जो आने वाले समय के अंदर, फ्यूचर के अंदर इस स्कूल के साथ साथ अपने टीचर्स के साथ साथ अपने पेरेंट्स, अपनी गांव समाज के साथ साथ इस श्रेष्ठ भारत के निर्माण का हिस्सा बनेंगे। मैं उन सभी तमाम बच्चों का, गर्ल्स का, बॉयज़ का, मेहर फाउंडेशन, मानव निर्माण संघ संस्था के तत्वाधान में होने वाली जो बहुत ही आज के वक्त में ज़रूरी वर्कशॉप है, जो कि फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऊपर है, जो आयोजित की जा रही है ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जो कि एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है पटौदी के अंदर, उसके द्वारा, और इनका कोलैबोरेशन है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पटौदी, जो कि हेली मंडी रोड पर पटौदी बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। तो ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पटौदी, ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पटौदी के द्वारा आयोजित आज की ये वर्कशॉप, जिसके अंदर मैं विशेष रूप से थैंकफुल हूँ बहुत ही मेरे रिस्पेक्टेड, बहुत ही आदरणीय इस स्कूल के चेयरमैन, इस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सतीश यादव जी, जो कि इस ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ साथ इस क्षेत्र के बहुत ही सामाजिक प्रबुद्ध लोगों में गिने जाते हैं, क्योंकि हमेशा चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी की बात हो, तो हमेशा बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाते हैं। ऐसे आपके बहुत ही माननीय सम्मानीय चेयरमैन सर डॉक्टर सतीश यादव जी आज के इस वर्कशॉप के अंदर हमारे साथ कोऑर्डिनेटर के तौर पे आपकी सभी सीनियर फैकल्टी जो आज हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर हैं, डागर सर धर्मवीर जी, रिस्पेक्टेड मैम कविता जी, कमलेश जी, मनोज सर, एक और हमारी टीचर यहाँ पे, और स्कूल के प्रशासन की तरफ से जो भी हेल्प हमें मिल रही है और जो भी डिपार्टमेंट वाइज फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जो लोग अवेलेबल है, मैं उन सभी का ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस की तरफ से उनका थैंकफुल हूँ। अगेन थैंक यू बोलता हूँ। और इस वर्कशॉप की हम शुरुआत करें उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपको कहूँगा, क्योंकि ये वर्कशॉप फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार और बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऊपर है। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे मैंडेटरी इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को चेयरमैन सर की कहने पर और हमारी रिक्वेस्ट पर हमने उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, क्योंकि आने वाला टाइम और 2 महीने के बाद आप सभी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, तो जो जिम्मेदारी आज इन 12th के बच्चों को मिलने वाली है, बखूबी 3 महीने 2 महीने के बाद आप उसका हिस्सा होंगे। तो इसलिए 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी यहाँ से मिलेगा, जिसके लिए पीछे हमारी एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है, जिस पर एक एक बच्चा बिना इस वर्कशॉप को डिस्टर्ब किए स्कूल के द्वारा सिखाए गए उस तमाम डिसिप्लिन को याद रखते हुए, आपकी फैकल्टीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है, हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स के साथ साथ हमारे हॉस्पिटल की टीम भी यहाँ अवेलेबल है। बिल्कुल डिसिप्लिन का एग्जाम्पल देते हुए आप अपनी सीट से एक बच्चा उठेगा, बिना किसी को डिस्टर्ब करे सीधा जाएगा, सर्टिफिकेट में अपना नाम लिखवा के और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाएगा। उसके आने के बाद दूसरा बच्चा यहाँ से चला जाएगा, वो लिखवाएगा। ये ऐसी ही प्रक्रिया, क्योंकि 80-90 बच्चे हमारे पास हैं, रजिस्ट्रेशन में भी 1-1.5 घंटा लगता है, हमारे पास लिमिटेड समय है। हम चाहते हैं कि हम वर्कशॉप भी उसी दौरान चलाएं और रजिस्ट्रेशन का काम भी उसी दौरान करें। तो इस रजिस्ट्रेशन कराने में आपके स्कूल के द्वारा सिखाए हुए मोस्ट डेडिकेटेड जो थिंग है डिसिप्लिन, उसका आपको एग्जाम्पल भी देना है। मैं कहूँगा 12th के सिर्फ बच्चे जहाँ तक हो गए, कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन सभी 12th के बच्चों को कराना है, बॉयज़ गर्ल्स सभी को, किसी भी स्ट्रीम से वो बच्चे पढ़ रहे हो, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो आप इधर सब 12th के बच्चे बैठे हैं, तो आप 12th के हैं, आपने कुछ लोगों ने करा लिया है, जिनका नहीं हुआ फर्स्ट रो से ही शुरू कर सकते हैं। जिसका भी इस फर्स्ट रो में हुआ है वो जाएं और इधर से जाकर रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं।
आए दिन हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। स्कूल में सुबह असेंबली के टाइम पर बहुत बार आपने देखा होगा कोई बच्चे को चक्कर आ गए, कोई बच्चा बेहोश हो गया, कोई बच्चा गिर गया। बहुत बार प्लेग्राउंड में ऐसा हुआ होगा कि आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं तो किसी बच्चे को चोट लग गई। बहुत बार ऐसा देखने में आया। हम सभी इस पूरे इलाके से यहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ पर लगभग सभी के पास खेत है। हमारे पास खेत के उपकरण भी हैं, मशीनें भी हैं। करंट लगने का आपने बहुत बार सुना होगा, कोई जहरीला जानवर काट जाए, ये बात हमारे सामने बहुत बार आई होगी। हमें किसी इलेक्ट्रिक मशीन से या इक्विपमेंट से करंट लग गया हमारे परिवार में, घर में, यार दोस्त, सुनने में आया होगा डेफिनेटली कभी ना कभी। हमारे सुनने में आया होगा कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को बीपी बहुत हाई हो गया, किसी को बीपी बहुत फॉल डाउन हो गया, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डेफिनेटली किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल के द्वारा ठीक की जा सकती है। लेकिन ऐसी 15-20 ऐसी घटनाएं हैं जिनको अगर समय पे हेल्प मिल जाए तो दुर्घटना में तब्दील नहीं होती है। घटना वो है जो होनी होती है, और दुर्घटना वो है जिसका रिजल्ट बहुत बेकार हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखने में आया। लेट सपोज हम कुंभावास की ढाणी के अंदर यहाँ बैठे हैं और हमारे गांव के अंदर, पड़ोस के अंदर किसी व्यक्ति को करंट लगता है, या किसी व्यक्ति को कोई जहरीला जानवर काट जाता है, या किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आता है, बेहोश हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, दिल की तकलीफ हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना तो मैंडेटरी है आपके आसपास में, चाहे आप जमालपुर जाए, पटौदी जाए, गुड़गांव जाए, घोड़ाकला जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि उस मरीज के पास, उस व्यक्ति के पास जिसके साथ वो घटना हुई है, उसके पास सिर्फ 15, 20, 25, 30 मिनट का समय होता है। अगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने के साथ साथ या उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले 5-7 मिनट में आपने उसको फर्स्ट एड दे दिया, आपने उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपने उसको हेल्प कर दिया, तो डेफिनेटली आपका एक ही काम होगा कि आप उसको किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाएं। वो 100% में से 90-95% उसके बचने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी को फर्स्ट एड ना देकर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसमें हमें आधा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं, तो हमारे पास 50% चांसेस होते हैं किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज आपके स्कूल में, राव राम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस प्रांगण में सभी 12th और 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के बीच में ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस विद कोलैबोरेशन ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पटौदी, जो ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, ये एक सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मेहर फाउंडेशन है, उसके द्वारा आयोजित होता है। हम आए दिन रोज एक स्कूल के अंदर, एक दिन प्राइवेट स्कूल, एक दिन गवर्नमेंट स्कूल, ये 12th के बच्चों के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन करते हैं। अब हम जर्नल से बात करें तो आज के इस बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्स के लिए हमारे बीच में हमारे साथ अवेलेबल हैं हमारे ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस की सीनियर कोर्स कोऑर्डिनेटर मैडम दमनप्रीत कौर। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स की पूरी टीम है। आपको अगले 45 से 50 मिनट के अंदर CPR से रिलेटेड और बहुत चीज़ों से रिलेटेड कि आपके घर में फर्स्ट एड के नाम पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, कहाँ पर हम एक चाकू से छोटे से कटने से इन्फेक्शन का सोर्स क्रिएट कर लेते हैं, कहाँ पर हम एक छोटी सी तकलीफ को बड़ी तकलीफ में बदल देते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके साथ चर्चा की जाएगी। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है, आपको जहाँ पे भी डाउट लगे, आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न लगे, आप अपना हैंड रेज करके उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप गहराई से सीखेंगे नहीं, जब तक आप कुछ 2-3 टेक्निक्स सीखे नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारे सिखाने का और आपका इस कीमती 2 घंटे देने का कोई ज़्यादा सार्थक रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएगा। आज आपके इस पूरे स्कूल के कैंपस के अंदर विभिन्न चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ में सर्टिफिकेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे चेयरमैन सर की प्रेजेंस में लास्ट में होगा। 12th स्टैंडर्ड का बच्चा सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराएगा, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम जर्नल टॉपिक्स की बात करते हैं। मान लेते हैं आजकल हमारे समाज में, क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही है। गैस गीजर के अंदर नहाते नहाते कोई व्यक्ति बेहोश हो गया। किस किस ने सुनी है प्रॉब्लम? गैस गीजर से जब हम यूज़ कर रहे हैं, इस समय हम नहा रहे हैं या कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो अंदर ही बाथरूम में कोई व्यक्ति हमारे घर में, परिवार में, पड़ोस में बेहोश हो गया।
ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं। और ये वो प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ हमने क्रिएट की है। जो प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमने सिर्फ क्रिएट की है इस प्रॉब्लम को, क्योंकि उसी बाथरूम के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है। आज आप घर जाके जिसके घर में गैस गीजर लगा है, क्योंकि इस फर्स्ट एड के कोर्स में कुछ चीज़ें हैं बीमारियों से संबंधित, कुछ चीज़ें सावधानियों से संबंधित। तो गैस गीजर वाला जो मैटर है, इसके अंदर आज आप इस चीज़ को अश्योर करें और अपने पेरेंट्स से घर पे जाके डिस्कस करें, पूछें कि अगर अपने घर में गैस गीजर बाथरूम में लगा है तो उसका इस्तेमाल तब तक नहीं करना तब तक उसके अंदर वेंटिलेशन ना हो। प्रॉपर वेंटिलेशन उसके अंदर होगा, आपकी कार्बन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना जाना रहेगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है तो 100% हमारे पास दुर्घटना होने के चांसेस हैं। तो अगर आज किसी के भी घर में गैस गीजर लगा है, चाहे आपको दीवार तोड़वानी पड़े, चाहे आपको दरवाज़ा कटवाना पड़े, लेकिन उसके अंदर वेंटिलेशन होना बहुत मस्ट है, अन्यथा उसका इस्तेमाल आप ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गैस गीज़र को यूज़ करते समय जैसे हम इलेक्ट्रिक गीज़र को यूज़ करते हैं, इस तरह गैस गीज़र को कभी भी वर्किंग सिचुएशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको जितना यूज़ में पानी लेना है, 1 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी जो यूज़ में लेना है, आप उस गैस गीज़र से उस पानी को यूज़ करें। उसके बाद उस गीज़र को बंद करके या गीज़र को टैप को बंद करके तब आप उस पानी का इस्तेमाल करें। 5 से 7 से 10 मिनट तक उस पानी को हमें छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि गैस के द्वारा गर्म हुआ वो पानी होता है। इसी प्रकार प्रिवेंशन के तौर पे अगर सावधानी बरतने की बात करें, अगर हमारे घर में प्रेस से, वॉशिंग मशीन से, रई से जो दूध बिलोने की मशीन होती है, उससे किसी भी व्यक्ति को अगर करंट लगने की संभावना होती है और किसी ने भी देखा कि ऐसा हो रहा है, तो वो उस व्यक्ति को टच करने से पहले सबसे पहले उस इलेक्ट्रिक के सोर्स को ख़त्म करें। आप लकड़ी के माध्यम से, किसी भी और चीज़ के माध्यम से, झाड़ू के माध्यम से सबसे पहले उस बिजली के सोर्स को डिस्कनेक्ट करें। अगर वो कोई मशीन में कहीं स्विच में लगा है तो स्विच को ऑफ करें, कहीं पे तार लगे हुए हैं तो उस तार को हटाने की कोशिश करें, और फिर डेफिनेटली कॉल करें किसी भी हेल्पिंग हैंड्स को। हेल्पिंग हैंड्स को कॉल करने का मतलब ये है कि आप बच्चे हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो तो डेफिनेटली आप अपनी मदर को, फादर को, ब्रदर को, पड़ोस में जो भी हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें और डेफिनेटली फिर हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉक की प्रॉब्लम आती है तो आपका सबसे पहला, आप उस जिसके साथ ये घटना घटी है उस व्यक्ति को हाथ ना लगाएं, किसी भी कीमत पे हाथ ना लगाएं। आपका सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ यही है कि जो भी इलेक्ट्रिक का सोर्स है उस सोर्स को डिस्कनेक्ट करना है, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो मिक्सी है, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उस व्यक्ति के साथ जो दुर्घटना हो रही है। समझ आ रहा है आपको सारा? तीसरी प्रॉब्लम, स्नेक बाइट, सांप काट जाता है। हमारे पास सब, हम खेत में रहने वाले लोग हैं, सबके पास खेती खलिहान का काम है, हमारे पेरेंट्स खेतों के अंदर काम करते हैं। तो एक बहुत ही जरूरी सूचना ये है कि हमारे देश में जितने भी प्रकार के सांप पाए जाते हैं उनमें से 95% सांप जहरीले नहीं है। ऐसा ही मैम? 95% सांप जो है वो हमारे इंडिया में जहरीले है ही नहीं। जिनके काटने से कुछ नहीं होता, वैसे सिर्फ 5% सांप हैं जो बहुत जहरीले हैं और जिनके काटने से बचने की संभावनाएं नहीं होती है। आपको अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है, आपके खेत में ऐसा करता है और आप बिल्कुल उस एक्सीडेंट पॉइंट पे हैं, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, 1 या 2 मिनट का ही काम होगा कि आपको कोशिश करनी है कि आप उस सांप को जरूर देखें। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपको कोशिश करनी है कि आप उस सांप को जरूर आइडेंटिफाई करें, वो किस कलर का था और वो दिखने में कैसा था। हो सकता है वो पॉसिबिलिटी आपके सामने आए, हो सकता है पॉसिबिलिटी ना भी आए, कि आपको बाद में पता चले किसी ने आवाज़ लगाई या किसी ने शोर मचाया तब पता चले कि मुझे सांप काट गया। लेकिन अगर इंसिडेंट के टाइम पे अगर कोई अवेलेबल है तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको उस सांप को जरूर देखना है दूर से, कि वो सांप पकड़ के नहीं देखना, वैसे देखना है कि वो सांप है कैसा, क्योंकि सांप की आपका सिर्फ इतना ही काम है। उसके बाद जहाँ पे भी सांप ने काटा है, जहाँ पे बाइट किया है, आपको उससे जस्ट आगे की जगह को 4 इंच 6 इंच जगह छोड़ के वहाँ पे बांध देना है। और किसी भी, मान लो हाथ पे सांप काटा है या कहीं पे भी काटा है, तो आपको किसी भी सूरत में अपने हाथ से ऊपर उस सिचुएशन को नहीं ले जाना है।
अगर मेरे हाथ में यहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है तो मुझे जब तक मैं डॉक्टर के पास ना जाऊँ मुझे अपना हाथ नीचे ही रखना है, किसी भी सूरत में मुझे हाथ ऊपर नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से बांध देना है, यहाँ से बन जाएगा, हाथ नीचे ही रहेगा और फिर हम हॉस्पिटल जाने की कोशिश करेंगे। जो भी हॉस्पिटल आपके सबसे नज़दीक हॉस्पिटल लगे हम उस हॉस्पिटल के पास जाने की कोशिश करेंगे। सांप को पहचानने से क्या बेनिफिट हो सकता है कि अगर आपने डॉक्टर को सांप के बारे में बताया कि वो सांप कैसा था तो उस डॉक्टर के पास उसका इलाज करने में 50% हेल्प आप कर दोगे कि वो जहरीला था या जहरीला नहीं था। जर्नल टॉक्स की बात करें तो सांप जहरीला है या नहीं है इसकी पहचान करने के लिए जो सांप आगे से भी बिल्कुल नोकीला है और ऐसा ही बिल्कुल पीछे से नोकीला, यानी कि सांप खत्म होते 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 बिल्कुल तागे जैसा हो जाए पीछे से, वो सांप भयंकर जहरीला होगा। और जो सांप इस बॉडी स्ट्रक्चर का नहीं है, ब्लंट सिचुएशन में है कि वो आगे से है पीछे जाके और फिर बहुत ज़्यादा नोकीला ना होके अपनी मोटाई पे ही ख़त्म हो जाता है, वो सांप जहरीला नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना ही रखना है, बाकी डॉक्टर पे छोड़ देना है कि वो सांप रंग से कैसा था, वो सांप जहरीले वाली श्रेणी के जो सिर्फ 5% सांप है वैसा था या फिर वो ब्लंट सिचुएशन में था जो आमतौर पर खेतों में कहते हैं ना माटी खाना सांप, ये सांप, वो सारे जो होते हैं वो सांप होते हैं। आपको इलाज ज़रूर कराना है लेकिन घबराने की सिचुएशन में नहीं जाना क्योंकि उस मरीज को कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हैं आप, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे डर से होती है। 95% सांप जो है वो जहरीले हैं ही नहीं, प्रॉब्लम किससे होगी, हमारे डर से होती है। तीसरा, जैसे एक बिच्छू भी काट लेता है, सुना होगा आपने, बिच्छू काट लेता है। बिच्छू काटना डेंजरस है और बिच्छू काटने और सांप के काटने का एक बहुत बहुत मोटा फर्क क्या है कि बिच्छू जब काटेगा तो किसी भी व्यक्ति को, कितना ही तगड़ा व्यक्ति हो, हल्का व्यक्ति हो, उसको दर्द ही सहन नहीं होगा। इतना भयंकर दर्द होगा कि वो व्यक्ति दर्द में तड़पता ही रहेगा। आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना है लेकिन आप पीछे से कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कोई जहरीला जानवर काट गया, सांप के काटने में दर्द नहीं होगा, बहुत माइनर सा दर्द होगा, किसी ने सुई चुभा दी, 2-3 सेकंड के बाद फिर ऐसा लगेगा कोई सुई चुभा दी, 5-7-10 सेकंड के बाद फिर ऐसा लगेगा कोई सुई चुभा दी। लेकिन अगर बिच्छू काटता है तो एक पल के लिए भी आपका दर्द कम नहीं होगा और इतना डेंजरस दर्द होगा कि बस वो मरीज एक ही बात कहेगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी कि उसको बिच्छू ने काटा है। तो ये वो मरीज खुद बताएगा। लेकिन आपको सिचुएशन मैंने बता दी कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो आपको क्या करना है। गैस गीजर के प्रिवेंशन आपको बहुत मस्ट है, इस पे तो आप बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। किसी के घर में अगर गैस गीजर है और उस वॉशरूम में, बाथरूम में अगर वेंटिलेशन नहीं है तो उसका इस्तेमाल आज से ही बंद कर देना। तीसरा, सांप काटने का, बिच्छू काटने का आपको बताया कि किस सिचुएशन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। ये कुछ जर्नल टॉपिक्स है जो आमतौर पर हमें रोज़ देखने को, सुनने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम 12th के बच्चे जब आने वाले 3 महीने के बाद हम अलग अलग फील्ड के अंदर अपना करियर बनाने के लिए जाएंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS की तैयारी करेगा, कोई अकाउंट्स में जाएगा, कोई किसी और फील्ड में जाएगा, कोई स्पोर्ट्स में जाएगा। तो आज हम अपने पेरेंट्स के साथ 50% टाइम और 50% टाइम अपने टीचर्स के साथ बिताते हैं। लेकिन अब आने वाले 2 महीने के, 3 महीने के बाद आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप फील्ड में रहेंगे, अलग अलग लोगों के साथ रहेंगे, अलग अलग फील्ड में रहेंगे, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि आपको कुछ आता है और आपने उस इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी की हेल्प करके एक बेहतर हीरो बनने का काम किया। और दूसरी बात, आप इस बात को सीखने का भी कोशिश करेंगे, इस बात को सीखने की भी कोशिश करेंगे। यूट्यूब, फेसबुक हम सब चलाते हैं, सब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप जितने भी रील्स देखने में या अपने अकाउंट्स देखने में हम टाइम लगाते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स आज आप सीख रहे हो, 2 से 3 दिन लगातार आप YouTube के ऊपर उन्हीं चीज़ों को सर्च करने, गूगल पे सर्च करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम 5-7 बार इस चीज़ को देखेंगे, वीडियो के माध्यम से देखेंगे, वर्कशॉप के माध्यम से देखेंगे, बुक्स के माध्यम से देखेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के साथ ट्रेंड सिचुएशन में जाएंगे कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक में क्या करना है, मुझे गैस गीजर की सिचुएशन में क्या करना है, मुझे कोई जहरीला जानवर काटता है तो मुझे सिचुएशन में क्या करना है, कार्डियक अरेस्ट मेरे घर में किसी को हुआ तो मुझे क्या करना है, फ्रैक्चर किसी को हुआ, एक्सीडेंट किसी को हुआ तो मुझे क्या करना है।
तो आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे, तभी आपके आज के ये 2 घंटे का जो टाइम आपने लगाया है ये बेहतर यूटिलाइज हो पाएगा। हमारी आगे की वर्कशॉप हमारी सीनियर कोर्स कोऑर्डिनेटर मैडम दमनप्रीत कौर हैं, वो चलाएंगी। और आज जो ये वर्कशॉप ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, इसके अंदर आपको जब सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें और हेल्प है जो कि मेहर फाउंडेशन के द्वारा स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड है। हमारे पास पूरी टीम है जिसके अंदर कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ एडवोकेट हैं, कुछ IAS ऑफिसर्स हैं, कुछ अलग अलग फील्ड्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों में काम करने वाले CEOs या डायरेक्टर लेवल के लोग हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने इस पटौदी क्षेत्र के अंदर मतलब लगभग 20 से 30 किलोमीटर का जो रेंज है, क्योंकि हमारा नेटिव प्लेस भी यही है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं सारे। इन्हीं स्कूलों में, आपके में नहीं तो आपके पड़ोस वाले स्कूलों से हमारी सबकी एजुकेशन हुई है। तो बेसिकली करियर को लेकर जो हमारे पेरेंट्स के सामने, हमारे सामने जो असमंजस की स्थिति होती है, वैसे तो आप सीरियसली बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हो जो आप अपने इस इलाके के एक ऐसे स्कूल के विद्यार्थी हो जहाँ के चेयरमैन सर के साथ साथ, प्रिंसिपल सर के साथ साथ सारी जो टीचर्स हैं, जो आपकी मेल और फीमेल फैकल्टी है, वो खुद इतनी जिम्मेदार है कि आपको एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ, सोशल एजुकेशन के साथ साथ, जैसे आज मेडिकल की एजुकेशन और अवेयरनेस के ऊपर आप बैठे हो, ऐसे आपको करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित है और बेहतर रिजल्ट के साथ हमेशा इस स्कूल का प्रदर्शन रहा है। एक बार तालियां बजाकर आप अपने स्कूल की फैकल्टी के लिए तो उसके लिए कर सकते हैं। डेफिनेटली स्कूल के बच्चों ने हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम इस चीज़ के लिए भी आश्वस्त हैं कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के साथ साथ करियर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, उसको लेके भी आपकी फैकल्टी, आपके चेयरमैन सर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो सर्टिफिकेट अभी 12th के बच्चों को दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट पे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9253601701। किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप 12th कर लें, जब मेडिकल का बच्चा का एडमिशन लेने जा रहा है, 11th का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा का एडमिशन लेने जा रहा है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, और उसको या उसकी फैमिली को किसी भी समय ऐसा लगे कि मुझे उस सेक्टर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या बच्चों के और पेरेंट्स के कोलैप्स हो रखे हों कि बच्चा कहे मुझे वो काम करना है, पेरेंट्स कहे मुझे वो काम करना है, बच्चा अपना करियर, अपने सपने किसी और फील्ड में देखना चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स किसी और चीज़ के ऊपर फोर्स कर रहे हैं, या जोर ज़बरदस्ती वाली सिचुएशन है कि आपके ब्रदर ने ये किया तो आपको भी करना, आपकी सिस्टर ने ये किया तो आपको भी करना। इस सिचुएशन के अंदर मेहर फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस की टीम और ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की जो एडमिन की टीम है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उन सभी के द्वारा एक बहुत अच्छी सोशल सर्विस सिर्फ उन स्कूलों को दी गई है जिन स्कूलों के अंदर हमारी वर्कशॉप लगती है। जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उस पर एक नंबर है। अगर आपको 12th के बाद किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगे कि मुझे IIT में एडमिशन लेना है, मेरे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटर रहेगा, आकाश अच्छा है या फिटजी अच्छा है, एलान अच्छा है या संस्कृति अच्छा है, या आपको किसी मेडिकल फील्ड में मे बी MBBS के अंदर आपको कोई नंबर नहीं आता है और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप रिस्क नहीं ले सकते या एक चांस और नहीं ले सकते, तो आपको बेहतर BMS के कॉलेज कौन से मिलेंगे, BDS के कॉलेज कौन से बहुत अच्छे मिलेंगे, या आप आर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, तो आपको उस नंबर पे फ़ोन करना है 10 से 5 बजे के बीच में, 10 से 5 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे, कभी भी आप उस नंबर पे फ़ोन करेंगे और आपको एक ही बात कहना है कि मैं राव राम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ या स्टूडेंट हूँ और मैंने आपकी वर्कशॉप ज्वाइन की थी, मुझे करियर काउंसलिंग का एक स्लॉट चाहिए। आपका काम यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको वहाँ से जो भी मेल फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हमारा फ़ोन उठाएगा वो आपको एक स्लॉट देगा कि आप मंडे को 10:30 बजे आ जाइए या आप वेडनेसडे को दोपहर में 2 बजे आ जाइए। आप निश्चित तौर पर इस चीज़ को भी श्योर करें कि आप अपने मम्मी पापा, ब्रदर, बहन, पेरेंट्स या टीचर्स के साथ ही वहाँ पर जाएंगे और उनकी सिचुएशन, घर का स्ट्रक्चर, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल सिचुएशन घर की, आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपके सपने, सभी चीज़ों को मर्ज करके पेपर के ऊपर उन सभी सीनियर फैकल्टीज़ और हमारा जो काउंसलिंग पैनल है उनके माध्यम से सभी की सिचुएशंस को देखते हुए आपको बहुत बेहतर गाइडेंस मिलेगी कि आपको अब करियर में क्या करना चाहिए, आपको चांस लेना चाहिए या आपको आगे निकल जाना चाहिए, आपको फील्ड चेंज करना चाहिए या आपको इसी फील्ड में और मेहनत करनी चाहिए, आपको वो कॉलेज नहीं मिला तो आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए। हमारा काम मेडिकल का है, हम सिर्फ मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज के अंदर काम करते हैं, लेकिन हमने इसीलिए पूरी लॉबी प्रिपेयर की है कि आर्ट्स के बच्चे हमें हमेशा ज़्यादा मिलते हैं।
हमेशा ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो आर्ट्स के बच्चों की स्ट्रेंथ मिलती है, तो उसके लिए हमने एडवोकेट्स की जो है, आईएएस जो लोग हैं उनकी जो श्रेणी है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो मैनेजर्स हैं या सीईओज हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन है। हम उनकी लॉबी को प्रिपेयर करके आपके लिए कैरियर काउंसलिंग का सेमिनार देते हैं। स्लॉट इसलिए बुक कराना पड़ता है कि हफ्ते के अंदर 3 से 4 दिन जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं कि पूरे दिन स्लॉट चलेंगे, तब हम उस सारे पैनल को बुलाते हैं ताकि पूरे दिन काउंसलिंग का काम हो सके। तो आप उस सर्टिफिकेट इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपको आए, हम पैरामेडिकल के कोर्स तो कराते ही कराते हैं, उसके अलावा किसी भी स्ट्रीम का बच्चा अगर ऐसी सिचुएशन आए तो अपने करियर की काउंसलिंग के लिए एक फ्री का स्लॉट बुक कराएं और 15 मिनट से 45 मिनट के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट में आकर हमारे बेहतर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठकर, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर आप अपनी समस्या को भी ख़त्म कर लें। डन है? आ रहा है समझ आपको? तो ये जो चीज़ें थी कुछ जर्नल बेसिक टॉपिक्स के ऊपर, और आपको आपके करियर को लेकर मेहर फाउंडेशन और ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस किस तरह हेल्प कर सकता है, ये मेरे टॉपिक्स थे। अब हम फर्स्ट एड और बेसिक लाइफ सपोर्ट डेडिकेटेडली मेडिकल टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारी सीनियर कोर्स कोऑर्डिनेटर और आज के यहाँ की जो मेन टॉपिक कनेक्टर हैं मैडम दमनप्रीत कौर। एक बार तालियां बजाकर आप लोग सभी वेलकम करेंगे। To respected chairman sir, all over the faculties and dear students. Myself Damanpreet Kaur, course coordinator in charge in Global A1 Institute of Paramedical Science. I am trained in the BLS at Medanta. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड और BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि फर्स्ट एड होता क्या है, कि फर्स्ट एड में क्या होता है, इमरजेंसी में दी गई शॉर्ट टर्म केयर कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस, हम कुछ सिचुएशंस की बात करेंगे जो आपको आपकी डेली रूटीन्स में देखने को मिलती है। देन हम बात करेंगे कि उस टाइम पे आप उसको कैसे डील कर सकते हो, शॉर्ट टर्म क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो आप, ताकि जो भी आपका फ्रेंड है या जो भी इंसिडेंट से जो पीड़ित हुआ है उसको आप कैसे बचा सकते हो, उसकी कंडीशन को और सीवियर होने से आप कैसे रोक सकते हो, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे हीरो बन सकते हो, उसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। तो फर्स्ट एड का मतलब है कि एक शॉर्ट टर्म केयर। फर्स्ट एड जो हम केयर देते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपने फर्स्ट एड केयर उसको दी देन आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो। ये एक शॉर्ट टर्म केयर होती है ताकि आप उस कंडीशन को ज़्यादा सीवियर होने से रोक सको। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे आप हॉस्पिटल में ना जाओ। ये है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। तो हम फर्स्ट एड में कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट है आपका कट का हो गया, ब्लीडिंग का हो गया, कि अगर आपको कोई भी माइनर कट है या ब्लीडिंग है तो उसको आप कैसे डील कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्न केसेस की, कि जैसे कि आप सब अपने घर में देखते हो गर्म पानी हो गया वो आपके हाथ में गिर गया, चाय होगी, माइनर जो बर्न होते हैं उनको आप कैसे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दे सकते हो उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में, देन हम बात करेंगे चोकिंग के बारे में, फिर हम बात करेंगे लास्ट BLS यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जो आप सबको बेसिकली अपने घर में सबको बना के रखनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में वो आपके काम आ सके। तो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट एड किट में ऐसे कौन कौन से आपके सामान हैं जो आपके बहुत एसेंशियल होते हैं जो आप सबके पास होने चाहिए। देन हम वन बाय वन उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि आप उनको कैसे और कौन सी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट हम बताएंगे आपको फर्स्ट एड के सामान के बारे में। एक है गोज पीस, इसको हम बोलते हैं गोज पीस, ठीक है। इसके यूज़ हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सामान है जो आपके फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी बीटाडीन। ये बीटाडीन सॉल्यूशन होता है, ये जो आपको वुंड हो जाता है, स्मॉल इंजरी हो जाएगी तो उसको क्लीन करने के लिए है। आप डेटॉल भी यूज़ कर सकते हो और सेवलॉन भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बैंडेज। ये हमारे पास 3 साइजेस की बैंडेज है जो कॉमनली आप सबके फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए, 2 इंचेस, 4 इंचेस और आपकी 6 इंचेस। ये जो 3 डिफरेंट साइजेस है, ये इसको रखने का क्या पर्पज़ है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इंजरी है वो आपकी किस साइज़ की है। अगर बहुत छोटी है तो आप 2 इंचेस यूज़ कर सकते हो, अगर आपको माइनर कट लगा है तो, या फिर आप 4 इंचेस या फिर 6 इंचेस यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके कट के ऊपर कि आपकी जो इंजरी है वो आपकी किस साइज़ की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टिकिंग बैंडेज की। ये सब तो आपने कॉमनली यूज़ भी की होगी, बहुत कॉमन चीज़ है। स्टिकिंग बैंडेज होती है ये,
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉटन की, कॉटन स्वैब। ये क्या है? कॉटन स्वैब, इसके बारे में भी आप सबको पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट है सीजर। सीजर का किस लिए? जब आप बैंडेज करोगे किसी वुंड पे तो उसको कट करने के लिए सीजर आप यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्यूब है सिल्वर नाइट्रेट। ये आपकी बर्न केस में यूज होती है कि जब आपका हाथ वगैरह जल जाए तो आप एक शॉर्ट टर्म क्या मैनेजमेंट दे सकते हो ताकि वो जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर ना हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है बैक्टीग्रास। ये आप बर्न पेशेंट में यूज़ करते हो। बर्न पेशेंट में हम नॉर्मल गोज पीस यूज़ नहीं कर सकते। वो हम क्यों नहीं कर सकते वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन। ये एक सोल्यूशन है, ये आपके बर्न, जहाँ पे आपके जिस पार्ट में बर्न हो जाता है, जल जाता है, उसको क्लीनिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये सोल्यूशन का। इसका नाम है NS यानी कि नॉर्मल सलाइन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कट एंड ब्लीडिंग के बारे में कि सपोज आप या आपके जो फ्रेंड है वो आप ग्राउंड्स में खेल रहे हो, आपके फ्रेंड को स्मॉल इंजरी हो गई, वो गिर गए, ठीक है, तो उनको ब्लीडिंग होने लग गई। अब ये फर्स्ट एड वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, आपका जो फ्रेंड है उनको कोई भी इंजरी होगी छोटी सी, ठीक है। अब आपके हॉस्पिटल से लेके, आपके स्कूल से लेके आपके जो हॉस्पिटल का जो रास्ता है वो आपका कितना है? 30 मिनट्स का है। अब वो 30 मिनट्स जब आप जाओगे, आपके फ्रेंड की ब्लीडिंग हो रही है, हाथ में उनका कट हो गया, उनको ब्लीडिंग हो रही है, आप उनको 30 मिनट्स का डिस्टेंस जब आप उनको कवर करके लेके जाओगे तो इतने में तो उनका काफ़ी ब्लड लॉस हो जाएगा, तो वो एक सीवियर कंडीशन तक पहुंच सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो आप उस चीज़ का, ठीक है। तो दैट टाइम आपको क्या करना है, अगर आपके फ्रेंड के हाथ में कट या फिर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, सबसे फर्स्ट करनी है आपको क्लीनिंग। आपको उसको क्या करना है? साफ़ करना है। तो वो आप डिटॉल से भी कर सकते हो और सैवलॉन से भी कर सकते हो। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप सिंपल रनिंग वाटर से भी अपने हैंड को वॉश कर सकते हो। बट कुछ लोग क्या करते हैं, लैक ऑफ एजुकेशंस की वजह से उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। जैसे कि गांव में लोग उस पर क्या करते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, काऊ डंग वगैरह लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपके इन्फेक्शन को कोज करने का कारण होती हैं ये सब चीज़ें। तो ये आपको टोटली अवॉइड करनी है, आपको ये सब नहीं लगाना। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, डिटॉल वगैरह, तो आप सिंपली उनको क्लीन वाटर से वॉश कर सकते हो। सोप एंड वाटर भी आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए, बट आपको ये मिट्टी यूज़ नहीं करनी है। मिट्टी में तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, अगर आप उसको ओपन वुंड पे अपने जख्म पे यूज़ करोगे तो आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा ना कि कम होगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, टोटली अवॉइड करनी है। तो अगर आपने उसको सिंपल सोप एंड वाटर से आपने उसको वॉश कर लिया तो देन आप क्या करोगे, उस पर बीटाडीन यूज़ करोगे। अब इन्होंने आपको करके बताएंगे आपको क्या करना है। आपको बीटाडीन का सोल्यूशन लेना है, इसको कॉटन में इसको डिप करोगे और आपके जहाँ भी कट एंड इंजरी हुई है आप उसको क्या कर सकते हो, उससे क्लीन कर सकते हो, ठीक है। ये जो बीटाडीन है ये आपके लिक्विड फॉर्म में भी आएगी और आपकी सॉलिड फॉर्म में, ट्यूब के फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म्स में ये अवेलेबल होती है, तो आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो। तो देन आपको क्या करना है, क्लीन करने के बाद आपको एक गोज पीस लेना है। गोज पीस पे आप बीटाडीन लगाओगे। बीटाडीन की ट्यूब को अप्लाई करने के बाद आप उस इंजरी पे उसको अप्लाई कर सकते हो। देन आप अकॉर्डिंग टू आपकी जो इंजरी का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप बैंडेज लोगे, देन उसको बांध दोगे उसके ऊपर। ये हो गया आपकी एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कि आपने क्या किया, आप जब अपनी फ्रेंड को बैंडेज करने के बाद आप हॉस्पिटल लेके जाओगे तो उसका क्या है, आपने एक शॉर्ट टर्म के लिए उसकी ब्लीडिंग रोक दी उसके हाथ की, तो उनकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होगी। तो ये थी आपके कट एंड ब्लीडिंग की, या आपको कोई भी माइनर वुंड हो, इंजरी हो जाए तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैसे मैनेज कर सकते हो और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बर्न केस के बारे में कि अगर आप जैसे घर पे काम कर रहे हो, अगर आपको कोई भी छोटा सा बर्न हो जाता है, आपका हाथ जल जाता है, तो उस कंडीशन में आप शॉर्ट टर्म क्या मैनेजमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट है उसमें आपको आपके हाथ को नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है। ये नॉर्मल सलाइन की बोतल है, ठीक है, इससे आप अपने बर्न वाले एरिया को क्लीन कर सकते हो। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वहाँ भी आप सिंपली रनिंग वाटर में अपने हैंड को वॉश कर सकते हो। देन आप क्या करोगे, आपने पहले साफ़ पानी से अपने हाथ को धोना है। देन धोने के बाद आप उस पर एक ट्यूब अप्लाई करोगे जो है सिल्वर नाइट्रेट। ये ट्यूब है सिल्वर नाइट्रेट। बर्न वाले पार्ट में आप बीटाडीन यूज़ नहीं करोगे, वो आपको इरिटेशन कोज करेगी, आपको बहुत ही
इरिटेशन होगी बीटाडीन लगाने से, तो वो आपको नहीं लगानी, वो सिर्फ आपको माइनर कट में, इंजरी में वहीं आप यूज़ कर सकते हो। बर्न वाले पार्ट में आपको यूज़ करनी है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ट्यूब को अप्लाई करने के बाद आप इस पे लगाओगे बैक्टीग्रास। ये है बैक्टीग्रास। अब हमने कट और ब्लीडिंग में हमने क्या चीज़ अप्लाई करी थी, आपके गोज पीस अप्लाई किए थे। बर्न एरिया में हम गोज पीस अप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि जब आप बैंडेज करोगे, आप वापस दोबारा बैंडेज को चेंज करने के लिए जब आप खोलोगे तो आपके जो गोज पीस हैं वो आपके हाथ से चिपक जाएंगे, और जब आप उसको खींचोगे तो चांसेस है कि आपकी जो स्किन है वो आपके गोज पीस के साथ बाहर आ जाए। ठीक है, तो आपको उसमें भी इरिटेशन भी होगी और आपकी जो स्किन है वो आपके गोज पीस के साथ बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए बर्न वाले पार्ट में आप गोज पीस यूज़ नहीं करोगे, उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट की ट्यूब को लगाने के बाद ये बैक्टीग्रास है इसका आप अप्लाई करोगे उसके ऊपर। सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर आप क्या यूज़ करोगे, आपके बर्न पार्ट में बैक्टीग्रास को। ठीक है, देन बैक्टीग्रास अप्लाई करने के बाद आप अगेन सेम बैंडेज से उसको कवर अप कर सकते हो। ये था आपका शॉर्ट टर्म बर्न का मैनेजमेंट। कट एंड ब्लीडिंग हो गया हमारा, सेकंड हमारा बर्न का मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्चर के बारे में, कि अगर आपके किसी फ्रेंड को आपको माइनर सा फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो उस टाइम पे आप कैसे शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट दे सकते हो। तो सपोज़ हम बात कर रहे हैं आपके एल्बो के फ्रैक्चर के लिए, कि मेरी जो ये एल्बो है, मेरे एल्बो में कहीं भी फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, सपोज़ मेरा जो फ्रैक्चर है वो अभी थोड़ा माइनर्स है, बट लेकिन मैं ये आपके स्कूल से हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है 30 मिनट्स का, जब मैं इतने में जाऊंगी तो मेरी रास्ते में हाथ की बहुत सारी मूवमेंट हो जाएंगी, तो मेरा जो फ्रैक्चर है वो ज़्यादा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि फ्रैक्चर के टाइम पे क्या करना होता है, आपको स्टेबिलिटी देनी होती है, यानी कि एक जगह पे ही अपने उस पार्ट को स्टेबल रखना होता है आपने। बट अगर इतने टाइम के डिस्टेंस में मेरा हाथ में मूवमेंट करूँगी तो मेरा जो फ्रैक्चर है, मेरा वो बोन है वो मेरी और ज़्यादा टूट जाएगी। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे ही एप्लीकेशन करनी है जिससे आपका जो एल्बो है ये मेरी कैसी रहे, स्टेबल रहे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपको कहीं भी कोई भी लकड़ी का गत्ता मिलता है, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट सा, जैसे कि ये ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपको ये इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। इमरजेंसी की सिचुएशन में, क्या सबकी स्कूल में हो, कोई भी इमरजेंसी हो गई तो आपको ऐसी चीज़, ऐसा कार्डबोर्ड कहीं भी मिल जाएगा आपको। ऐसा कार्डबोर्ड हो, कोई भी लकड़ी का गत्ता हो जो बिल्कुल कैसा हो, स्ट्रेट हो। आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, देखो सपोज इनकी एल्बो में अगर कोई भी फ्रैक्चर है, यानी कि मेरे शोल्डर से लेके मेरे जो हाथ है, अगर इसके बीच में आपके कहीं भी फ्रैक्चर होता है तो आप उसको ऐसे नीचे कार्डबोर्ड लगाओगे। लगाने के बाद देन आपने कोई भी एक बैंडेज ले लेनी है और इससे इसको बांध देना है। अगर आपके पास बैंडेज अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी चुन्नी यूज़ कर सकते हो, कपड़ा कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको ईजिली इमरजेंसी की सिचुएशन में कहीं भी आपको मिल जाएगा। इससे क्या हो गया, अब जो इनका मेरा जो ये एल्बो का जॉइंट है, क्या मैं ऐसे मूवमेंट कर सकती हूँ इसका? नहीं, होगा ही नहीं। इससे क्या होगा, अगर आपके शोल्डर से लेके हाथ तक अगर आपके कहीं भी बीच में फ्रैक्चर आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप वो 30 मिनट का डिस्टेंस को कवर करके जाओगे तो आपके जो हैंड की मिनिमाइज मूवमेंट होगी, यानी कम से कम मूवमेंट होगी, और आपका जो फ्रैक्चर है वो आपका वहीं रुक जाएगा, वो ज़्यादा सीवियर आपका नहीं होगा। तो ये तो था आपके एल्बो के फ्रैक्चर में आप ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कर सकते हो। देन आप जाओगे डॉक्टर के पास, तो फिर डॉक्टर अपने आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्लास्टर लगाएगा, मेडिकेशंस देगा, वो अपने हिसाब से आपकी एडवांस ट्रीटमेंट देगा आपको। ये तो है कि जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपके शोल्डर जॉइंट में फ्रैक्चर हो जाता है तो ये है मेरा शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट की आपकी क्या मूवमेंट होती है, आपके हेड का अप एंड डाउन रोटेशन मूवमेंट, ये आपका शोल्डर जॉइंट की वजह से होता है। अगर आपका शोल्डर जॉइंट में फ्रैक्चर हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको आपके शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट है उसको आपको क्या करना है, स्टेबल करना है, कि आपके जो शोल्डर की मूवमेंट है वो आपकी कम से कम हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको एक स्लिंग बनाना है। अब वो स्लिंग आप कैसे बनाओगे, अगर आपके पास कोई भी बैंडेज है या फिर कोई भी चुन्नी है, उसको आपको ऐसे लेना है और इनको एक सर्कल मूवमेंट में क्या करना है, आपको उसको टाई अप कर देना है, आप उसको बांध दोगे। ये समझ आ गया उन्होंने कैसे बनाया है। आपको कोई भी दुपट्टा लेना है या फिर कोई भी स्ट्रेट आप कपड़ा लेके उसको ऐसे बांध सकते हो। देन आपको आपके गले में पहनना है और अपने हाथ को इसमें ऐसे डाल देना है। इससे क्या होगा, इनकी जो शोल्डर की जो मूवमेंट है ये स्टेबल हो गई, अब इनकी शोल्डर की मूवमेंट नहीं होगी। तो ये है, जब आप वही 30 मिनट का डिस्टेंस को कवर अप करके जाओगे तो तब तक इनके जो शोल्डर का फ्रैक्चर है वो वहीं तक क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इनकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होगी।
तो ये था हमारे फ्रैक्चर का शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कि आप फ्रैक्चर अगर आपको है तो आप क्या कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चोकिंग के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि चोकिंग होती क्या है। जैसे आप सबने देखा होगा, आप सबके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की क्या हैबिट होती है कि वो खेलते खेलते जो टॉयज होते हैं उनको मुंह में लेने की हैबिट होती है। वो उनको क्या होता है, हर चीज़ को मुंह में लेने की हैबिट होती है कि हम उसको खा लें, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे कॉइन्स होते हैं या फिर कोई भी छोटे टॉयज हो गए, उन्होंने उनको क्या किया, खेलते खेलते अपने मुंह में ले लिया, देन वो उनकी सांस की नली में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो क्या करता है, रुकावट बनता है, यानी कि एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा है, उसने खेलते खेलते या तो कॉइन हो गया वो उन्होंने खा लिया, या फिर कोई भी शॉर्ट टॉयज वगैरह होते हैं वो उन्होंने खा लिए जो उनकी सांस की नली में जाके फंस गए। तो कई बार उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने काम करते करते बच्चे के मुंह में ऐसे फिंगर इंसर्ट कर दी चेक करने के लिए कि हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखा होगा कॉमनली सब करते हैं ऐसे, बट इसको बोलते हैं ब्लाइंडली फिंगर इंसर्शन आपको नहीं करना है। कि आपने देखा है नहीं, सपोज कि वो जो बॉल थी या कॉइन था वो तो उनके मुंह के आगे ही था, अगर आप खोल के देखते तो आपको दिख जाता। उन्होंने चेक ही नहीं किया, उन्होंने बिना देखे फिंगर को बच्चे के मुंह में डाला और उसको निकालने की कोशिश करी। तो क्या चांसेस क्या हैं कि उन्होंने देखा तो है नहीं, तो उससे आपके वो जो ऑब्जेक्ट है उसको धक्का लग गया तो वो बिल्कुल ही आपका अंदर की साइड चला गया। तो ब्लाइंडली फिंगर इंजर्शन आपको नहीं करना है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपको बच्चे का माउथ ओपन करना है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तब तो आप उसको हाथ डाल के निकाल लोगे, और अगर आपको नहीं दिख रहा तो आपको अपनी फिंगर या कोई इंजर्शन उसमें नहीं करना, निकालने की कोशिश नहीं करनी है। तो दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, अगर ये आपका बच्चों के साथ भी देखने को मिल सकता है या फिर बड़ों के साथ भी हो जाता है, कई बार खाना खाते खाते कोई चीज़ फंस जाती है आपकी सांस की नली में, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करोगे, उसको कफिंग करने के लिए एनकरेज करोगे। आप उसको बोलोगे कि आप खांसी करो, कफिंग करो। तो अगर वो खांसी करेंगे तो चांसेस हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बाहर आ जाए। अगर कफिंग से भी वो ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आता तो आप क्या करोगे, उसको शोल्डर ग्रिड में 5 बैक स्लैप्स दे सकते हो। कैसे दोगे वो हम आपको बताएंगे। इनके जो शोल्डर ग्रिड, ये जो शोल्डर ग्रिडर है इनका ये पार्ट है, इस पे हम क्या करेंगे, इनको 5 बैक स्लैप्स देंगे। और आपको जो स्लैप देनी है वो आपको आपकी पाम के लोअर पार्ट से देनी है, क्योंकि ये पार्ट आपका बहुत हार्ड होता है। तो इस वाले पार्ट से आप दोगे प्रेशर की, आपका जो ये पार्ट है इसका प्रेशर लगना चाहिए। 1.5 साल से खाली है। 1 2 3 4 5 ये इनको आगे की साइड आपको बैंड करवाना है, देन आपको बैक से इनको 5 स्लैप्स देनी है ताकि आपकी जो चीज़ फंसी हुई है सांस की नली में वो आपकी बाहर आ जाए। अगर तब भी आपकी वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बाहर नहीं आता है तो देन आप उसको क्या दोगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट आप दे सकते हो। एब्डोमिनल थ्रस्ट में हम क्या करते हैं, आपके जो एब्डोमन है, स्टमक है, उसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। आप प्रेशर दोगे ताकि आपकी सांस की नली में प्रेशर पड़े और वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बाहर की साइड आ जाए। अब वो हम कैसे देंगे वो आपको बताएंगे ये करके। आपकी जो रिब्स होती हैं, रिब्स सबको ये बोन्स फील हो रही हैं, आपकी रिब्स ये आपकी होती है 12 इन पेयर्स में। तो इसके बिल्कुल मीडियल पार्ट में जहाँ पे आपकी रिब्स खत्म हो रही है उसके नीचे एक डिप्रेशन फील होगा आपको। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एक फिस्ट बनाना है, देन आपको फिस्ट बना के उस पर अप्लाई करना है और आप क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। 11 महीने के दूंगा। हाँ, इनको आगे की साइड बैंड करवाना है, देन प्रेशर अप्लाई करना है। ऐसे प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बाहर की साइड आ जाएगा। ये हम एडल्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। एडल्ट्स यानी कि जैसे कि आप 12th के मतलब कि हम इसको बहुत छोटे बच्चों पे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि अप टू 5 to 6 ईयर्स के जो होते हैं उन पे हम यूज़ नहीं करेंगे। ये आप यूज़ कर सकते हो एडल्ट्स में, यानी कि जो 12 to 13 ईयर्स से अबव के जो एज के होते हैं उस पर हम यूज़ करते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। और उनसे जो छोटे आपके बच्चे वगैरह होते हैं उन पे हम बैक स्लैप्स अप्लाई करते हैं, उन पे हम ये एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। तो एब्डोमिनल थ्रस्ट देने से क्या होगा, जो चोकिंग है वो आपकी रिलीव हो जाएगी। ये आप अपने लेवल पे मैनेजमेंट दे सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे BLS के बारे में। अब चोकिंग से हम BLS पे आ सकते हैं कि चोकिंग की 2 कंडीशंस होती हैं। एक होता है आपका कॉन्शियस और एक होता है आपका अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, जैसे आप सब हो, आप सब क्या हो, होश में हो, कॉन्शियस हो आप सारे। और सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी,
अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी वाली हालत। मुझे सिर्फ तो ये benefit आपने है कि कोई इसमें चीज front खाई, end थोड़ा सांस की नली में आपके फंस गई, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने कोई चीज खाई, उनकी सांस की नली में फंस गई और वो एकदम से बेहोश होके नीचे गिर गई जमीन पहले पे, कहते थे बोल मैं सेक्टर ठीक है। में आप उनके पास गए, आपने देखा कि उनकी पहले आप चेक करोगे ब्रीथिंग कि वो सांस ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे। अगर आपने देखा कि वो सांस ले रहे हैं तो आप, इसका मतलब कि वो ठीक है, आप उनको लेके जा सकते हो। अगर मतलब आपका जो फ्रेंड है उनकी सांस की नली में कोई चीज फंस गई और वो होश में है यानी कि कॉन्शियस है, फिर तो आपको वो हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा। पहले आप एब्डोमिनल थ्रस्ट वगैरह दोगे, अगर उनसे मैनेजमेंट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको हॉस्पिटल लेके जाओगे एडवांस केयर के लिए। अगर आपने देखा कि आपकी जो फ्रेंड है वो अनकॉन्शियस है तो आप उनके पास गए, आपने चेक किया वो सांस ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो? चेस्ट की मूवमेंट देख सकते हो, जब आप सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट अप एंड डाउन होती है, देखा होगा आप सबने। सेकंड वन, आप देखोगे कि उनकी चेस्ट की मूवमेंट नहीं हो रही, आपने चेक किया कि वो सांस ले रही है या नहीं। आप अपने फिंगर्स को नोज के पास ले जाके सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो कि वो सांस ले रही है या नहीं ले रही। आपने देखा उनकी सांस वो नहीं ले रहे, देन आप देखोगे उनका जो हार्ट है वो ढंग से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो आपकी हार्ट बीट हम कहाँ से फील करते हैं? आपकी रेडियल पल्स से फील करते हैं कि आपका हार्ट कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स बीट पर मिनट। अब बोलना तो सही है। तो नेक्स्ट आप चेक करोगे कि उनकी जो पल्स है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो अगर आपने चेक किया उनकी जो पल्स है वो भी आपकी एब्सेंट है, इट मीन्स कि हार्ट भी काम नहीं कर रहा, सांस भी एब्सेंट है। तो उस टाइम पे आप उसकी लाइफ को बचाने के लिए क्या करोगे? विद इन अ सेकेंड्स आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है। हम उनको देंगे बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट, कि बेसिकली उनकी लाइफ को बचाने के लिए हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं उनको। अपने इंडिया में तो फिर भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, जबकि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है कि बीएलएस बहुत कंपलसरी है, चाहे वो मेडिकल लाइन का बच्चा हो चाहे वो नॉन मेडिकल का हो। इनफैक्ट वहाँ के जो नॉर्मल भी सिटीजन्स होते हैं सबको अप्लाई होता है कि आपको बीएलएस की ट्रेनिंग तो आनी ही चाहिए, ताकि एटलीस्ट अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में किसी एक की जान भी बचा ली तो वो बहुत बड़ी बात है कि आपकी वजह से किसी एक की जान बच गई। तो सीपीआर का मतलब होता है कि विद इन अ सेकेंड्स आपको सीपीआर यानी कि चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग देनी आपको स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि वो तो आपके सामने बेहोश हुआ है। इसका मतलब कि कुछ सेकंड्स ही हुए हैं ना इस घटना को हुए। तो आपको क्या करना है, आप अपने फ्रेंड के पास गए, आप उनकी जो पल्स, हम पल्स कहाँ से चेक करते हैं नॉर्मली, पता है आपको सबको पल्स कहाँ से चेक की जाती है? हाथ से, रेडियल पल्स से। तो पल्स चेक करने की मेडिकल में 9 साइट्स होती हैं कि 9 साइट से आप पल्स को चेक कर सकते हो। जब हम सीपीआर देते हैं तो उसमें हम जो पल्स चेक करेंगे वो सबसे नियर बाय करते हैं कि आपके हार्ट के सबसे पास में कौन सी पल्स है जो हम देखेंगे, वो होगी आपकी कैरोटिड पल्स, जो आपके यहाँ प्रेजेंट होती है। आप सब फील करके देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक पल्स फील होगी जो कौन सी आपकी कैरोटिड। जब हम बीएलएस देंगे, सीपीआर देंगे तो हम उनकी कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। तो चोकिंग में जब पेशेंट आपका अनकॉन्शियस हो जाए, उनमें पल्स अब्सेंट हो जाए, ब्रीथिंग अब्सेंट हो जाए, तो दैट टाइम पे हम उनको देते हैं बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब वो प्रोसेस आपकी कैसी होगी उसके बारे में हम इस मैनिकिन पे आपको करके बताएंगे कि आप जो सीपीआर है कैसे दे सकते हो। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस, कि इसमें हम क्या करेंगे, इनको पहले हम चेस्ट कंप्रेशर देंगे, चेस्ट कंप्रेशर देने के बाद हम इनको देंगे ब्रीथिंग। अब इनका एक सीक्वेंस होता है जिसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 30 तो आपको चेस्ट कंप्रेशर देने हैं और 2 आपको क्या देनी है, ब्रीथिंग देनी है। फिर आपको अगेन ये साइकिल आपको कंटिन्यू करना है, और ये साइकिल आप कब तक करते रहोगे, जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आ जाती या फिर एडवांस जो टीम है आपकी वो आपके स्कूल में आपके पास नहीं आ जाती। आपने देखा कि आपका फ्रेंड बेहोश हो गया तो आप में से कोई भी एक है वो इमरजेंसी में कॉल तो करेगा, एम्बुलेंस में एक इमरजेंसी में कॉल करेगा और दूसरा क्या करेगा, उसको उस टाइम बचाने की कोशिश करनी है। अब सपोज कि ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये क्या हो गया, बेहोश हो गया। सबसे फर्स्ट हम इसको लिटाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि जब ये गिरे हैं तो इनके जो हाथ है वो इनके बैंड है, पैर वैसे ही मुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इनको बिल्कुल स्ट्रेट लिटाओगे, और आपको जो इनको लिटाना है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस पे लिटाना है। क्यों? क्योंकि जब हम आपके हार्ट को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो आपको इतना प्रेशर देना है कि 1.5 इंच तक आपकी जो चेस्ट है वो आपकी अंदर की साइड डिप्रेस हो जाए, कि 1.5 इंच वो अंदर की साइड आपकी दब जाए।
क्योंकि आपकी जो रिब्स होती हैं उसके 1.5 इंच जस्ट अंदर की साइड आपका हार्ट होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो हार्ट है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हार्ट आपका प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में 5th नंबर की इंटरकोस्टल स्पेस पे। और फर्स्ट हम देखते हैं कि इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है। आपकी जो ये रिब्स होती हैं, चेस्ट की जो बोन्स होगी, ये आपकी 12 नंबर्स में होती है, 12 पेयर्स में, 12 आपकी राइट साइड एंड 12 आपकी लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट नंबर की जो आपकी रिब्स होगी और जो आपकी सेकंड नंबर की जो रिब्स होगी, इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। सेकंड रिब और थर्ड रिब्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ऐसे ही आपकी जो 5th और 6th नंबर की रिब्स होगी उसके बीच में होगा आपका 5th इंटरकोस्टल स्पेस, जिसके जस्ट पीछे आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट। और अगर नॉर्मल सी सिंपली लैंग्वेज में देखें तो बिलो द निपल्स आपकी 5th नंबर की इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसके जस्ट पीछे आपका हार्ट होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। सारे कोर्सों पे तो अब वो प्रेशर आपको इतना देना है कि जो 1.5 इंच है वो आपका अंदर की साइड, आपकी जो चेस्ट है वो आपकी दब जाए। अब सपोज मैंने इसको किसी गद्दे पे लिटा रखा है, ठीक है, और फिर मैंने उनको 1.5 इंच का मैं प्रेशर दे रही हूँ, तो 1.5 इंच तो वो गद्दे के अंदर ही चले जाएंगे, क्योंकि गद्दा कैसा होता है, थोड़ा फ्लफी सा होता है, सॉफ्ट सा, तो वो तो अंदर वही डिप्रेस हो जाएगा, तो इनके हार्ट तक तो प्रेशर जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इनको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे लिटाना है, ताकि जब आप इन पे प्रेशर दो तो वो इनके हार्ट तक प्रेशर पहुंच पाए और आपका जो ब्लड है वो सही से पंप हो पाए। आर्ट्स का बच्चा तो बेचारा फिर ये सोचता है हॉस्पिटल लाइन तो मेरे लिए है नहीं, मैं तो मेडिकल से नहीं हूँ। अभी आपको बताएंगे, पहले हम देखेंगे हैंड प्लेस आपको कैसे करना है। सबसे फर्स्ट सबका एक डोमिनेंट हैंड होता है, तो मोस्टली लोगों का डोमिनेंट हैंड कौन सा होता है, आपका राइट हैंड। कुछ होते हैं जो लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, कुछ होते हैं जो आपके राइट हैंड से लिखेंगे, कुछ होंगे जो आपके लेफ्ट से लिखेंगे। तो मोस्टली लोगों का डोमिनेंट हैंड कौन सा होगा, आपका राइट हैंड। तो जो राइट हैंड है वो आपको आपके ऊपर प्लेस करना है, आपके लेफ्ट हैंड के। ये अच्छा कर दिया। लेफ्ट हैंड के ऊपर आप प्लेस करोगे आपका राइट हैंड, और राइट हैंड से आपकी जो फिंगर्स है वो आपको इंटरलॉक कर लेनी है। इंटरलॉक करने के बाद बिलो द निपल्स 5th नंबर की इंटरकोस्टल स्पेस पे आप अप्लाई करोगे आपके हाथ को, और आपकी जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट क्यों, क्योंकि वही 1.5 इंच का आपको प्रेशर देना है। अगर ये बैंड हो गई तो आधा इंच या 1 इंच तो आपका हाथ ही बैंड हो जाएगा। तो हाथ को आपको रखना है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपको देखनी है सीम सेफ्टी, कि आपका जो ये फ्रेंड है वो आपका बिल्कुल एक स्टेबल जगह पे होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस पे आपको लिटाना है। अगर कोई सरफेस आपको नहीं मिल रहा तो आप नॉर्मली इनको ज़मीन पे भी लिटा सकते हो, क्योंकि ज़मीन का जो सरफेस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, तो वहाँ पे अगर आप प्रेशर दोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब इन्होंने इनको क्या किया, फ्लैट पे लिटा दिया। लिटाने के बाद सबसे पहले ये इनका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स आपको शोल्डर्स पे टैप करके सबसे फर्स्टली उनका रिस्पॉन्स चेक करना है। आर यू ओके सर, आर यू ओके सर, आर यू ओके सर, आप ऐसे बोल सकते हो। 3 टाइम्स आपको स्लैप करना है उनके शोल्डर्स पे। तो आप उनसे पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। अगर इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो देन आप क्या करेंगे, आप इनकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। ब्रीथिंग आप चेक कर सकते हो चेस्ट की मूवमेंट से। नोज़ के पास आपकी फिंगर्स को ले जाके चेक किया, ब्रीथिंग कैसी है इनकी, अब्सेंट है। देन ये चेक करेंगे इनका जो हार्ट बीट है वो इनकी प्रेजेंट है या फिर नहीं है, वो ये फील करेंगे इनकी कैरोटिड पल्स से। कैरोटिड पल्स इन्होंने फील करी, इनकी क्या है, अब्सेंट। इट मीन्स कि ये जो पेशेंट है ये आपका कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। कार्डियक वर्ड यूज़ करते हैं हम हार्ट के लिए, और अरेस्ट क्या होता है, जैसे पुलिस चोर को अरेस्ट कर लेती है, पकड़ लेती है, तो वो अपनी साइड से कोई मूवमेंट नहीं कर पाता। ऐसे ही आपका जो हार्ट है वो आपका अरेस्ट हो जाता है, फिर वो धड़क नहीं पाएगा, आपको ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको उसको प्रेशर अप्लाई करना है ताकि वो ब्लड को पंप कर सके। तो अब इस टाइम पे क्या करेंगे, इन्होंने चेस्ट कंप्रेशर देने स्टार्ट कर देने हैं, और ये कितने देंगे, 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 2 ब्रीथिंग देंगे। फिर देन अगेन चेस्ट कंप्रेशर देने हैं 30, देन अगेन 2 ब्रीथिंग देनी है। और ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कोई एम्बुलेंस आपके पास नहीं आ जाती या फिर कोई भी एडवांस टीम आपके पास नहीं आ जाती, तब तक आपको ये साइकिल कंटिन्यू करना है। हैंड्स को प्लेस करना है, डोमिनेंट हैंड आपका ऊपर होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। देन अभी ये काउंट करेंगे, 30 चेस्ट कंप्रेशर देंगे। देन जो ये है ये क्या करेंगे, इनको 2 टाइम्स ब्रीथ देंगे। स्टार्ट।
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. स्टॉप। अब इन्होंने क्या किया, 30 टाइम्स इनको चेस्ट कंप्रेशर दे दिए। अब इनको देनी है ब्रीथिंग, ये देंगे माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। तो उस श्योर नहीं, तो उससे पहले आपको क्या करना है, इनके एयरवे को आपको स्ट्रेट करना है, यानी इनकी जो गर्दन है आप इसको अप कर सकते हो ऐसे। क्यों? क्योंकि ताकि आपका जो एयरवे है, सांस की नली है, ये आपकी स्ट्रेट हो जाए और आप इजीली ब्रीथ कर सको। और ब्रीथ करने के लिए आपको क्या करना है, जब आप ब्रीथिंग दोगे तो आपके उसकी नोज को पिंच कर लेना है। नोज क्यों पिंच करोगे? क्योंकि जब आप उसको मुंह से सांस दोगे तो नाक से निकल आएगी, इसलिए आपको क्या करना है, उसकी नोज को आपको बंद कर लेना है। 2 टाइम्स ब्रीथ होगी इनकी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर हम चेस्ट कंप्रेशर स्टार्ट कर देंगे। तो अब जैसे हमारे पास 2 रेस्क्यूज हैं, यानी कि बचाने वाले कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। तो हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक ही इंसान चेस्ट कंप्रेशर देता रहेगा तो उसको खुद ही सीपीआर की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। कि आपको देखने में ईजी लग रहा होगा, पर जब हम सीपीआर देते हैं तो वो इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा थक जाता है, पसीने आने लग जाते हैं उसको, क्योंकि बहुत ताकत लगती है। क्योंकि बोन्स को कभी आप ना खुद प्रेशर अप्लाई करके देखना कि कितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। कई बार क्या होता है, सीपीआर में आपकी जो रिब्स होती हैं वो भी टूट जाती हैं, बट उस टाइम पे हम रिब्स को ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर इंसान बच जाएगा हड्डी तो उसकी बाद में भी जुड़ जाएगी। तो उस टाइम हमारा काम क्या होता है, सिर्फ हमको उसको बचाने का काम होता है हमारा। तो ये दोनों अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ताकि जब तक वो ब्रीथिंग ये चेस्ट कंप्रेशर देंगे उनको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। ये ऐसी पोजीशंस अपनी चेंज करते रहते हैं अगर आपके 2 रेस्क्यूज हों बचाने वाले। तो नेक्स्ट फिर ये साइकिल आपका कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कोई भी इमरजेंसी से आपके पास नहीं आ जाता, कोई भी डॉक्टर की टीम आपके पास नहीं आ जाती, तब तक हम इस साइकिल को क्या करेंगे, आपके कंटिन्यू करेंगे। और ये थोड़ी देर बाद करने के बाद आप इसकी फिर से पल्स चेक कर सकते हो, फिर से ब्रीथिंग भी चेक कर सकते हो। क्या पता इनकी ब्रीथिंग और जो हार्ट है इनका दोबारा से काम करने लग जाए। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, जब 30 टाइम्स क्या दोगे, प्रेशर दोगे इस पर। और जो आपको प्रेशर देना है ना, वो आपको इधर से देना है। क्यों? क्योंकि आपकी अगर आप यहाँ से प्रेशर दोगे तो आप इतना नहीं दे सकते, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट है ये। तो ये जो आपका हार्ड पार्ट होगा, आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई करोगे। ठीक है, फिंगर्स को जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है वो आपका ऊपर होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट हैंड से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई कर सकते हो। ये आपने इस पर प्लेस करना है 1 2 3 4, ऐसे आप 30 टाइम्स दे सकते हो। 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशर देने के बाद 2 टाइम्स आप क्या करोगे, इसको ब्रीथिंग दोगे। ब्रीथिंग देते टाइम आपको क्या करना है, इसके हेड को, मतलब आपको चिन को लिफ्ट करना है, हेड को यूँ, ताकि आपको जो एयर वे है ये बिल्कुल आपके स्ट्रेट हो जाए, ताकि आप इजीली ब्रीथ कर सको। तो अब हैंड अप्लाई करके देखो प्रेशर। हाँ, और ये जो आपकी जो पाम है ना, ये चीज़, इससे आपको प्रेशर देना है। प्रेशर आपको अप्लाई करना है इस वाले पार्ट से आपके, ये यहाँ जिस लोअर साइड में पाम अप्लाई करिए, इसको फिंगर्स को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, हाँ लॉक करो टाइट। और ये हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे खड़े हो, स्ट्रेट। ये चीज़ बिल्कुल भी बैंड नहीं होनी चाहिए। अप्लाई करो प्रेशर, आपके हैंड बैंड्स हो रहे हैं, इनका हाथ पकड़ना, यहाँ पे जॉइंट से हाथ पकड़ो। अब आप प्रेशर अप्लाई करो, देखो आपके हाथ बैंड हो, 1.5 इंच तो आपका हाथ ही बैंड हो गया। इसके लिए यही तो प्रैक्टिस चाहिए कि आपके जो हाथ है बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ये चीज़ बैंड नहीं होनी चाहिए आपकी। सभी बच्चे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन की है, और अब कितने बच्चों को ऐसा लगता है काम की चीज थी, एक बार हाथ उठा के बताएंगे। चलो, थैंक यू। अब आपके बीच में हम बहुत ही जोरदार तालियों के बीच में जब सर आए, आपके चेयरमैन सर आएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेहनत के साथ और बढ़िया आप सभी बच्चे भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पटौदी और उनके साथ कोलैबोरेटेड हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पटौदी, जो मेहर फाउंडेशन और मानव निर्माण अभियान संघ संगठन के माध्यम से काम करता है,
उसके द्वारा आयोजित वर्कशॉप जो आज मैं कहूँगा इस क्षेत्र के, मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में कहा कि इस क्षेत्र के सबसे डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अचीवमेंट्स हासिल करने वाले एक ऐसे स्कूल के कैंपस में आज हमने ये यहाँ पर वर्कशॉप लगाया। राव राम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ढाली खेमू वाली घोड़ा कला। मैं आप सभी के बीच में पूरी टीम हमारी जो यहाँ पर पहुंची है उनकी तरफ से वेलकम करना चाहूंगा, अगेन थैंक यू भी करना चाहूंगा। आपके इस राव राम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ राव राम सिंह स्कूल ऑफ एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ साथ इस इलाके के बहुत ही प्रबुद्ध सामाजिक व्यक्ति जो हर सोशल एक्टिविटीज में, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो या इस क्षेत्र में कोई भी सामाजिक रिक्वायरमेंट हो, उसके अंदर हमेशा तत्पर रहकर अपना कार्य करने वाले, हर समाज के साथ जुड़कर अपनी भूमिका निभाने वाले ऐसे मेरे बहुत ही आदरणीय रिस्पेक्टेड स्कूल के चेयरमैन सर, ग्रुप के चेयरमैन सर डॉक्टर सतीश यादव जी, मैं पूरी ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस की टीम की तरफ से आपका थैंकफुल हूं। उनके साथ में धर्मेंद्र जी, मनोज जी, पूजा मैम, कविता मैम, कमलेश मैम, मनोज सर, वो सारी टीम और स्कूल प्रशासन की तरफ से आज के इस वर्कशॉप में जिस भी माध्यम सभी बच्चों ने यहाँ पर अटेंड की है, एक बार हाथ उठाकर बताएंगे कि कितनी जरूरी चीज थी, ऐसा महसूस हुआ आपको? किस किस को लगता है कि जरूरी चीजें सीखी है आज? एक बार हाथ उठाकर बताएं। बहुत बहुत थैंक यू। मैं अगेन थैंक यू करूंगा पूरी टीम का, क्योंकि आज और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो आप लोगों ने यहाँ पर सीखा है, पड़ोस में आपकी प्रेजेंस में किसी को करंट लग जाए तो क्या करना है, किसी सांप या बिच्छू के द्वारा काट लिया जाए तो आपको क्या करना है, आपके आज सर्दी का मौसम चल रहा है, गैस गीजर की घटना ही ना घटे उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, हमारे खेलते समय, प्रेयर के समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, स्कूल हो या ग्राउंड हो या घर पे हो, कहीं किसी को कट लग जाए, चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन बने, चेस्ट में पेन हो और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैडम ने आपसे डिस्कस की, जिसके ऊपर आप लोग अपने दोस्त का, अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस में उपस्थित बहुत सारे लोगों की जाने अनजाने में और ऐसे जरूरत के वक्त मदद कर सकते हैं कि आप आज की इस वर्कशॉप के माध्यम से कभी न कभी हीरो बनने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे स्कूल के विद्यार्थी हैं जहाँ के चेयरमैन सर के साथ साथ पूरी फैकल्टी न सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन, अभी तो आपको करियर में जितने सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, सोशल एक्टिविटीज को लेके, मेडिकल एंड हेल्थ अवेयरनेस को लेके और मिशन को, जागरूकताओं को लेकर, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कि आपको जीवन में अलग अलग पायदान पर पहुंचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र से ही रहने वाला हूं, तो इस बात से बिल्कुल वाकिफ हूं कि आपको आपके अध्यापकों ने, आपके टीचर्स ने, चेयरमैन सर की गाइडेंस में उन सभी चुनौतियों को फेस करने के लिए भी तैयार किया है। ऐसा हम महसूस भी कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद भी करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। आपको जो आज हम ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12th वाले बच्चों को, 11th के बच्चों को नहीं देंगे, 12th वाले बच्चों को उस सर्टिफिकेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने करियर में आने वाली चुनौतियों से किस प्रकार हमारे पैनल के द्वारा हेल्प ले सकते हैं फोन करके, वो भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद जब मेडिकल का बच्चा मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग फील्ड में सब सेटल हो जाए और फिर कोई बच्चा ऐसा बचे या उसको कंफ्यूजन लगे किसी भी स्टेज पर कि मुझे गलत स्ट्रीम का मुझसे चुनाव हो गया, गलत कॉलेज का मेरे से सिलेक्शन हो गया, या मुझे अभी और चांस लेना चाहिए किसी मेडिकल या नॉन मेडिकल या इंजीनियरिंग, फिटजी, नीट, किसी भी कोचिंग सेंटर के लिए, तो कौन सा बेहतर होगा। तो मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट के नीचे एक नंबर है 9253601701। आप बेहिचक किसी भी समय 10 से 5 के बीच में, मंडे टू सैटरडे, आप उस नंबर पर फोन करके सिर्फ ये कहेंगे कि आप राव राम सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं
और आपने वर्कशॉप ज्वाइन की है, मुझे आपका करियर काउंसलिंग का एक स्लॉट बुक कराना है। और मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको टाइम देगा कि आप मंडे को 10 बजे आ जाओ या वेडनेसडे को 12 बजे आ जाओ। आप अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन या अपने टीचर्स या अपने गार्जियंस के साथ वहां आएंगे। वहां पे आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के सीईओज मिलेंगे, आपको एडवोकेट्स मिलेंगे, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोग मिलेंगे और आप उनसे आपकी पारिवारिक व्यवस्था क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन घर की क्या है, घर वालों ने आपके लिए क्या उम्मीदें और सपने जगाए हैं, या आप लोगों को अपने करियर में किन सपनों को पूरा करना है, उन सभी बातों का एक सार निकालकर आपके करियर से जुड़ी हुई कोई भी अगर समस्या हुई तो मेहर फाउंडेशन के माध्यम से करियर काउंसलिंग सेमिनार का हम आयोजन करते हैं। लेकिन वो हम पर्सनली करते हैं कि हर बच्चा पर्सनली अपने पेरेंट्स के साथ आके उसको डिस्कस करे। तो आज का ये जो सेमिनार है, आज का जो वर्कशॉप है, ये यहीं पे क्लोज होगा। अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने सुना है। मैं अगेन थैंकफुल हूँ चेयरमैन सर का और पूरी फैकल्टी का यहाँ पर। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी टीम को सुना, हम सभी लोगों को सुना। मैं आपकी और जोरदार तालियों के बीच में रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन सर से कि वो स्टेज पर आए और आज बच्चों को संबोधित करें। थैंक यू। Respected प्रदीप जी, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल पटौदी, उनके साथ स्टाफ के मेंबर, कोऑर्डिनेटर मैडम दमनप्रीत जी, डॉक्टर ठाकरन, अन्य स्टाफगण व प्यारे बच्चे। देखिए, आपने आज जो वर्कशॉप ज्वाइन की है बेसिक लाइफ सपोर्ट की, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उसको अपनी लाइफ में यूज भी करना है। कभी आप पे कोई प्रॉब्लम है, आपके पड़ोस पे के बच्चे पे या किसी पर पड़ोसी पर आती है, तो आप लोगों ने उसकी सहायता करनी है। वो चीजें आपने सीखी है। अभी सर बता रहे थे आपने अच्छी तरह सीखा है, वेल डिसिप्लिन है, उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि जब सुनेंगे नहीं अच्छी तरह से तो बोलने वाले का कोई फायदा नहीं है, क्या सिखाने का कोई फायदा नहीं है अगर सीखने वाले अच्छे ना हो तो। आपने अच्छी तरह सीखा है, आपकी लाइफ में काम आएगा। और उन्होंने जो जो चीजें आप लोगों को बताई उनको ध्यान में रखना, उनसे जो सपोर्ट आपको चाहिए वो मिलेगी। क्योंकि अपने ही बहुत निजी है, पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ ही हमारा तो निजी है, क्योंकि हम जाते आते रहते हैं। वो हमारी मुलाकात तो बहुत पुरानी है, एक फैमिली मेंबर की तरह। तो हम उनका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से कि उन्होंने हमारे स्कूल में आकर इस वर्कशॉप को किया और सब बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लगा। दोबारा से हमें पूरी टीम का, आपकी प्रदीप सर की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगेन थैंक यू सर। आपने और आपकी पूरी टीम ने, दो चीजों के लिए मैं विशेष थैंक यू बोलना चाहूंगा जो हमें बहुत कम स्कूलों में मिलती है। एक तो ये कि क्योंकि हम 12th के लिए वर्कशॉप लगाते हैं और सर ने ये पर्सनली मुझे कहा कि जब इतनी जरूरी चीज है तो मेरे 11वीं कक्षा के बच्चे भी इस बात को सीखेंगे। इस चीज के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इस बात को समझा कि ये बहुत ही जरूरी चीज है। और दूसरी चीज, इस मामले में हम स्कूल के बारे में कह नहीं सकते क्योंकि एकेडमिक्स का टाइम है, एग्जाम्स नजदीक है, कि सर ने हमें जितना टाइम चाहिए था उतना टाइम हमें खुल के दिया कि आपको जितने बेहतर तरीके से सिखाना है वो सिखाइए। मैं अगेन पूरी टीम का यहाँ पे थैंकफुल हूँ। अब हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। हम 5-5, 7-7 बच्चों का नाम लेंगे चेयरमैन सर की उपस्थिति में। सभी बच्चे वो बिना सिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए स्टेज पे आएंगे और अपनी फोटो खिंचा के सर्टिफिकेट लेंगे, फिर अपनी सीट पे जाके बैठ जाएंगे। फोटो आपके स्कूल मैनेजमेंट को सारी पहुंचा दी जाएगी। तो मैम सबका नाम लेंगे, आप जिन बच्चों का नाम लेना वही आए स्टेज पे और अपना सर्टिफिकेट ले जाए। थैंक यू।